यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपना अब जो पेपर एंटीनेट का होने वाला है वो होगा अब दिसंबर 2023 में, और उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर अभी तक हम लोग जो है वो अकाउंटेंसी वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जो अपना अकाउंट्स का टॉपिक है उसके अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम था चैप्टर नंबर 6, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, जिसके अंदर बेसिकली अपना जो टॉपिक था वो था रेशो फंड फ्लो कैश फ्लो का। आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो करेंगे रेशो एनालिसिस को रिवाइज। इसके ऊपर लगभग हमने 4 वीडियो से वो लगाए थे और 4 लेक्चर्स के अंदर हमने कंप्लीट रेशियो एनालिसिस जो है वो कर लिया था। अब वो 4 लेक्चर का जो समरी है वो आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो वो करने वाले हैं। तो रेशियो एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने 4 तरह की रेशियो पढ़ी थी, लेकिन उससे पहले हमने थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ा था कि रेशियो होता क्या है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको किसके कंपैरिजन में हम लेके आते हैं, ये सब हमने देखा था। उसके एडवांटेजेस क्या लिमिटेशन है, ये सब हमने देख लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज की वीडियो के अंदर हम लोग उन 4 लेक्चर का जो हमने काम किया था उसको आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो वो पूरा का पूरा करेंगे रिवाइज। लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग दिसंबर 2023 में जो एंटीनेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है वो मिलेंगे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट, दोनों के वीडियो लेक्चर। अगर आपको कॉमर्स है 08 आपका अगर कोड है तो आपको कॉमर्स का कंप्लीट जो है बैच अवेलेबल करवा दिया जाएगा, और अगर आपका जो है वो पेपर नंबर 2 अगर मैनेजमेंट है कोड 17 तो उसका सेपरेट बैच आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो हम जो आपको ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाएंगे उसमें क्या क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा आपको सबसे पहले तो सारी की सारी किताबें, 20 किताबें, 10 पेपर 1 की 10 पेपर 2 की आपके होम एड्रेस पे आएगा, प्लस उन किताबों में जो कंटेंट है उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वो आपको मिल जाएगा। जैसे अभी हम रेशो कर रहे हैं तो रेशो के ऊपर हम लोगों ने 4 लेक्चर लगाए थे, तो वो इस तरीके से, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मतलब समरी तो वो तो हो गया। फिर समरी के लिए हम लोग आपको जो है वो हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियोस जो है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कोर्स के बारे में। ओके, अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर हमको बुक्स नहीं चाहिए तो आप ओनली वीडियो लेक्चर भी ले सकते हैं। बाकी मैं तो यही बोलता हूं हमेशा कि अगर आप वीडियो लेक्चर अगर ले रहे हैं तो बुक्स जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा मैटर है ये सब। अब आप देखिएगा चैप्टर नंबर 6 में इतना सारा कंटेंट है, ये अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो आपको सारा नोट डाउन करना पड़ेगा, इतना वक्त आपका बर्बाद हो जाएगा इसके अंदर। इसलिए मैं हर एक बच्चे को जो है वो ये सजेस्ट करता हूं कि आप अगर ले तो कंप्लीट कोर्स है तो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसके अंदर आपको सारी किताबें जब आपके सामने होती है ना तो आपको अलग से एक तो फोटो स्टेट करवाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ वाला वो चक्कर, नोट डाउन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो काफी ज्यादा आपका टाइम सेव होता है, ठीक है ना जी। बाकी नीचे नंबर है, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्स की इंक्वायरी कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज को अरेंज करके हम लोग करवा रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हमने पढ़ा था, इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो अकाउंटिंग रेशो वाला टॉपिक कंप्लीट किया। अकाउंटिंग रेशो जो है वो क्या होती है, तो पहली बात तो रेशो क्या है, रेशो बेसिकली क्या है, रेशो के अंदर हम लोग 2 फिगर के अंदर जो है वो रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम करते हैं। तो रेशो बेसिकली क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर जिसको एक्सप्रेस किया जाएगा किसमें, मैथमेटिकल टर्म से, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जनरली रेशो बोलते हैं, ठीक है जी। अब रेशो जो है वो क्या, रेशो जो है वो रिलेशनशिप है 2 फिगर का, ठीक है, जिसको अर्थमेटिकल टर्म्स के अंदर जो है वो क्या किया गया, डिनोट किया गया। अब रेशो को एक्सप्रेस करते हैं 4 तरीके से। सबसे पहला होता है प्योर रेशो। प्योर रेशो जैसे हो गया 2:1, 3:5, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्योर रेशो, हमने पढ़ा था। फिर हो गया रेट। रेट के अंदर बेसिकली आएगा क्या, सो मेनी टाइम, जिसके अंदर जो है वो एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट किया जाएगा, किसमें, टाइम्स में। मतलब ये बोलेंगे कि ए का जो एज है वो बी की एज से 2 टाइम्स है, बी की एज का 2 टाइम्स है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि रेशो को यहां पे जो डिनोट किया गया किसमें, टाइम्स में, ठीक है। तो जब टाइम्स के अंदर रेशो को हम डिनोट करते हैं तो उसको बोलते हैं रेशो और रेट और सो मेनी टाइम। रेशो को हम जो है परसेंटेज के अंदर भी जो है डिनोट कर सकते हैं, जैसे 20%, 30%, 40%, व्हाटएवर कुछ भी। और फ्रैक्शन के अंदर भी इसको जो है वो डिनोट किया जा सकता है, जैसे कैपिटल का 1/5, कैपिटल का 1/4, कैपिटल एम्प्लॉयड का 2/3 हो गया, नेट प्रॉफिट का 1/3 हो गया, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रैक्शन। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो रेशो को एक्सप्रेस करने के अपने पास में कितने, 4 वे अवेलेबल हैं, ठीक है जी। अब रेशियो हमने पढ़ा था 2 तरीके से होता है। रेशियो एनालिसिस जब आप करोगे तो वहां पे 2 तरीके से होगा, एक होगा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और एक होगा टाइम सीरीज एनालिसिस। जो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होगा इसमें हम क्या करेंगे, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ में जो है वो क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं। एक कंपनी का एक रेशियो आएगा, मान लो नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया, तो ए कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो को हम लोग बी कंपनी के नेट प्रॉफिट रेशियो के साथ में क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। या ए कंपनी के नेट प्रॉफिट रेशियो को हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी डील कर रही है उस इंडस्ट्री के रेशियो के साथ में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस
सेक्शनल एनालिसिस। तो क्रॉस सेक्शन एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ सिलेक्टेड फर्म्स है उनके साथ में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जो भी फिनोमिना है, चाहे नेट प्रॉफिट है, चाहे ग्रोस प्रॉफिट है, चाहे आपका नेट सेल है, इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करने का काम करते हैं। फिर आएगा टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के अंदर हम लोग बेसिकली जो है वो अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ ना करके खुद के साथ करते हैं। सर खुद के साथ कैसे, जो पास्ट रेशियोज होती हैं उनके साथ में हम लोग जो है वो करंट रेशियो को क्या करेंगे, कंपेयर करके देखते हैं कि अब प्रोग्रेस हुआ है या अपना जो है वो मतलब जो ग्राफ है हमारा अप साइड को गया या डाउन साइड को गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे वो खुद का खुद के साथ में करेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर करेंगे। ठीक है जी। अब बेंचमार्क, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास कुछ बेंचमार्क होता है, क्योंकि देखो एक सिंगल फिगर कभी भी जो है वो कोई भी आपको मीनिंग जो है वो डिक्टेट नहीं करेगी। सिंगल फिगर से आप कभी भी जो है वो कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते हो। अगर आपको जो है वो कोई मीनिंग निकालना है, कोई रिजल्ट आपको मीनिंगफुल चाहिए, तो उसके लिए आप लोग हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिजन में लेके आते हैं। एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के कंपैरिजन में लाएंगे तो ही अपने को पता चलेगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम ये बोले कि राम के जो है वो 23 मार्क्स जो है वो आए हैं। अब 23 मार्क्स अच्छे हैं बुरे हैं, अपने को कैसे पता? अगर 100 में से कंपेयर करें तो बहुत बुरे हैं, लेकिन अगर 25 में से देखें तो 25 में से 23 नंबर है उसके, तो हम बोलेंगे बहुत अच्छे हैं। तो पता कैसे चलेगा? एक सिंगल फिगर अगर 23 मार्क्स दे दिया तो वो कभी भी आपको एक्चुअल रिजल्ट कभी भी शो नहीं करेगा। आपको अगर प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए अपने पास जो है वो एक बेंचमार्क होना चाहिए, जिसके साथ में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। बेंचमार्क क्या क्या हो सकते हैं? पास्ट रेशियो हो सकती है, उनके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो। दूसरा सिमिलर फर्म की रेशियो या फिर जो आपका इंडस्ट्री एवरेज है उसके साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। तीसरा रूल ऑफ थंब, कुछ रूल ऑफ थंब होते हैं, लाइक जैसे हमने पढ़ा था करंट रेशियो कम से कम कितना होना चाहिए, 2:1, मिनिमम 2:1 होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थंब, जो प्रूवन कन्वेंशंस हैं जो हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड की हुई हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था रेशियो एनालिसिस का, तो हमने पढ़ा था रेशियो एनालिसिस क्या क्यों करते हैं, जो वीक स्पॉट्स होते हैं उनको क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर एनालिसिस करने के लिए हमारी लिक्विडिटी, हमारी सोल्वेंसी, इसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग जो रेशियो एनालिसिस करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए क्रॉस सेक्शन जो एनालिसिस अगर अपने को करना है तो उसके लिए हम लोग जो रेशियो एनालिसिस करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस अगर अपने को करना है तो उसके लिए भी रेशियो जो है वो क्या करते हैं, हेल्पफुल होता है। अगर आपने कोई एस्टिमेट लगाना है फ्यूचर के लिए, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं। फायदे क्या क्या हैं अगर आप अकाउंटिंग रेशियो को क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसका फायदा क्या है? सबसे पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस बहुत ही इजी हो जाएगा। दूसरा, अकाउंटिंग डेटा बहुत ही क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तीसरा, आप रेशियो एनालिसिस के बेस पर कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। आगे वीक स्पॉट को जो है लोकेट किया जा सकता है। आगे फोरकास्टिंग में बहुत ही क्या है, हेल्पफुल है। आगे एस्टिमेट कर सकते हैं ट्रेंड के बारे में। आगे आइडल स्टैंडर्ड को रेशियो एनालिसिस के बेस पर हम एक आइडल स्टैंडर्ड को फिक्स भी कर सकते हैं। यस, इफेक्टिव कंट्रोल भी, क्योंकि अगर रेशियो पहले से होगा तो आप कंट्रोल भी कर सकते हो कि इससे ज्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल साउंडनेस को भी आप जो है वो स्टडी कर सकते हो। ओके, इसके बाद है जी आगे लिमिटेशन। अब अकाउंटिंग रेशियो हमने ये तो देखा कि बहुत फायदा है, लेकिन कुछ कुछ उसमें कमियां भी है। कमियां क्या क्या? सबसे पहला देखो, आपको मालूम है कि रेशियो जो है किस पे डिपेंड करता है। सर रेशियो जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, अकाउंटिंग डेटा पे। अगर अकाउंटिंग डेटा ही फॉल्स हो गया तो फिर तो सारा सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं क्या, फॉल्स अकाउंटिंग डेटा गिव्स अ फॉल्स रेशियो। तो इसीलिए बोलते हैं कि अकाउंटिंग डेटा एकदम क्या होना चाहिए, एक्यूरेट, जिसके बेस पर आप क्या कर रहे हो, रेशियो एनालिसिस कर रहे हो। सेकंड, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है अगर अलग अलग फर्म ने जो है वो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या किया, एडॉप्ट किया है। आगे रेशियो एनालिसिस जो है वो लेस इफेक्टिव है ड्यू टू द प्राइस लेवल चेंज। आगे क्योंकि प्राइस लेवल में अगर चेंज होगा तो रेशियो का कोई ज्यादा यूज नहीं होगा, क्योंकि बेस ही क्या हो गया, चेंज हो गया है। आगे रेशियो मिसलीडिंग हो सकती है अगर एब्सोल्यूट डेटा आपके पास में अवेलेबल नहीं है। अगर रिलेटिव डेटा है तो रेशियो हमेशा मिसलीडिंग रिजल्ट जो है आपको प्रूव करेगा। फिर सिंगल रेशियो कोई भी जो है वो आपको कोई रिजल्ट जो है डिपिक्ट नहीं करती है। हमेशा क्या होगा, एक के साथ में अगर दूसरी रेशियो होगी तो ही आप जो है वो क्या कर सकते हो, रिलेट करके बता सकते हो कि क्या रिजल्ट निकल के आया। लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि कोई बेंचमार्क हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो रेशियो एनालिसिस जो है वो कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट अपने को प्रोवाइड नहीं करता। और जो ओनली क्वांटिटेटिव फैक्टर, जो न्यूमेरिकल फिगर है, सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करते हैं। जो क्वालिटेटिव फैक्टर है उनको हम यहां पे कंसीडर नहीं करते हैं। आगे रेशियो अकेला जो है वो प्रॉपर कंक्लूजन का कोई बेस नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि एक रेशियो के बेस पर आपने जो कंक्लूजन लिया, नहीं। और जो पर्सनल एबिलिटी है वो भी बहुत क्या करती है यहां पे, मतलब जो है वो सब्जेक्टिव रोल प्ले होता है, क्योंकि एक पर्सन किस तरीके से जो है, मतलब कोई एक रेशियो निकल गया है, आप उसको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब जो है उसकी क्या है, कमी है। लेकिन हाँ, आप अगर एफर्ट्स लगाएं तो इन कमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब रेशियो को हमने क्लासिफाई किया कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। एक होता है लिक्विडिटी रेशियो जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी की बात करता है। एक होता है आपका सोल्वेंसी रेशियो जो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी की बात करेगा। फिर आएगा आपका एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, और फिर आएंगे कौन से, प्रॉफिटेबिलिटी। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो आया वो है कौन सा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेशियो क्या बताएगा, लिक्विडिटी रेशियो बताएगा एक फर्म की एबिलिटी बताएगा कि एक फर्म जो है वो कितने टाइम में अपने डेट का भुगतान करने में क्या है, एबल है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या एक फर्म जो वो 1 साल के अंदर अपने जो भी उसकी लायबिलिटीज है उनका पेमेंट करने में एबल है या
नहीं है। तो ये सब कौन बताएगा? लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो ऊपर क्या लिखा हुआ? इट टेल्स वन एबिलिटी। अच्छा, एक ना आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ही फास्ट करवा रहे हैं। देखिए माय डियर, ये रिवीजन वीडियो है और रिवीजन वीडियो हमेशा फास्ट ही रहेगा, क्योंकि इसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। डिटेल हमने कर लिया ऑलरेडी, सबके ऊपर पूरा हमने पीएचडी किया, 4 लेक्चर इन्हीं चीजों के ऊपर लगाए हैं। अब हम क्या करें, बस क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, ताकि जब आप इसको पढ़ने बैठो तो आपको ये हो जाए, अरे यार ये तो बहुत ही हमने सारा का सारा पढ़ रखा था, 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, रिवाइज हो गया। ठीक है ना? तो जो रेगुलर वीडियोस है वो अलग होती है, उनमें जो पेस रहता है हमारा वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है? क्योंकि वहां पे डिटेल अपने को बताना पड़ता है, पूरा चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। लेकिन जो रिवीजन वीडियो होता है वहां पे पेस अपना थोड़ा सा हाई रहता है। ओके, तो थोड़ा आप मैनेज करके चलिएगा। चलो, तो लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली क्या बताएगा कि क्या एक फर्म जो है वो 1 साल के अंदर अपनी करंट लायबिलिटी का पेमेंट करने में एबल है या नहीं है। तो वो बताएगा कौन? लिक्विडिटी रेशियो। इसको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है जी। अब यहां पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? इट टेल्स वन एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स डेट एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। या ये रेशियो बताएगा कि कितने जल्दी एक कंपनी जो है वो कन्वर्ट करती है अपने करंट एसेट को इनटू कैश में, सो दैट इट कैन पे ऑफ इट्स लायबिलिटी ऑन अ टाइमली बेसिस। कि क्या आप टाइमली बेसिस पे अपनी लायबिलिटी का भुगतान करने में एबल है या नहीं है। ठीक है? लिक्विडिटी रेशियो के अंदर टोटल मिला के हम 4 हमने पढ़ा था। सबसे पहले करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये बताता है बेसिकली क्या कि एक फर्म जो 1 साल में अपनी करंट लायबिलिटी का भुगतान करने में एबल है या नहीं है। करंट रेशियो जो है, एक आइडियल करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड है वो कितना है? 2:1, कि कम से कम करंट एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी का कितना होना चाहिए? 2 टाइम होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है तो डेंजर का सिग्नल होता है। ठीक है जी। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कौन सा? एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या? लिक्विडिटी रेशियो। जो आपका लिक्विड रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट का मतलब जो है वो क्या होता है? जब आप करंट एसेट में से 2 करंट एसेट को हटा दो, मतलब टोटल करंट एसेट में से 2 करंट एसेट को हटा दो। कौन कौन सा? एक तो आपका स्टॉक और एक आपका प्रीपेड एक्सपेंस। तो जो एसेट आप, जो करंट एसेट का आप जो आपके पास बचेगा वो कौन सी है? उनको बोलते हैं हम लोग क्या? लिक्विड एसेट। तो यहां पे जो एसिड टेस्ट रेशियो होता है, या इसको बोलते हैं क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या? लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो ये रेशियो जो है वो करंट रेशियो से ज्यादा कंजर्वेटिव है। ठीक है ना? कम से कम ये कितनी होनी चाहिए? 1:1। अगर 1:1 से ज्यादा है तो हमारे लिए पोजीशन अच्छी है, अगर उससे कम है तो हमारे लिए डेंजर का सिग्नल है। इसके बाद एक होता है आपका कौन सा? एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, या इसको कैश रेशियो भी बोला जाता है। ये रेशियो बेसिकली जो है वो क्या बताएगा? ये रेशियो मेजर करेगा टोटल लिक्विडिटी जो एक कंपनी के पास में क्या है? अवेलेबल है। मतलब करंट लायबिलिटी का अगर भुगतान करना है तो उसके लिए हमारे पास टोटल लिक्विडिटी कितनी पड़ी है, मतलब आज ही अगर पेमेंट करना पड़ जाए तो हमारे पास कैश फंड्स जो है वो कितने अवेलेबल है, वो बताएगा कौन? लिक्विडिटी या फिर कैश रेशियो। तो ये रेशियो मेजर करता है टोटल लिक्विडिटी अवेलेबल टू द कंपनी। ये रेशियो ओनली कंसीडर करता है मार्केटेबल सिक्योरिटी को एंड कैश अवेलेबल टू द कंपनी। दिस रेशियो ओनली टेस्ट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। ये रेशियो जो वो टेस्ट करता है सिर्फ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड द करंट इन्वेस्टमेंट, जो इजीली कैश में कन्वर्टेबल होती है। फॉर्मूला क्या रहेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है? फिर आएगा बेसिक डिफरेंस रेशियो। ये क्या बताएगा? ये बताता है कि एक कंपनी जो है अपने कैश एक्सपेंस का पेमेंट जो है वो कितने दिनों में, नंबर ऑफ डेज में आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? बेसिक डिफरेंस रेशियो। तो ये बताएगा, ये रेशियो मेजर करता है द नंबर ऑफ डेज एक कंपनी कैन कवर, एक कंपनी जो है वो कवर कर सकती है अपने कैश एक्सपेंस को विदाउट द हेल्प ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग फ्रॉम द अदर सोर्सेज, कि बाकी किसी सोर्स का हेल्प लिए बिना हम कितने दिनों में अपनी करंट लायबिलिटी का भुगतान कर सकते हैं, सॉरी जो हमारे कैश एक्सपेंस है उनका भुगतान कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा? वो रहेगा कैश प्लस में रिसीवेबल जो आपके डेटर्स हो गए हैं। ठीक है? डेटर प्लस में बीआर प्लस में मार्केटेबल सिक्योरिटी अपॉन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस में इंटरेस्ट प्लस में टैक्सेस इनटू में 365। तो ये जो आपके खर्चे हैं, लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, तो इनका भुगतान आप कितने दिनों में कर सकते हो, तो उसके लिए हम लोग जो निकालते हैं क्या? बेसिक डिफरेंस रेशियो। ये निकलेगा किसमें? नंबर ऑफ डेज में। इसके ये तो था आपका कौन सा? आपका लिक्विडिटी रेशियो। इसके बाद आएगा सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो को हम लोग लीवरेज रेशियो भी बोलते हैं, सोल्वेंसी रेशियो को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी बोलते हैं। ये रेशियो बताएगा कि क्या एक फर्म जो है, इस जो आपके सोल्वेंसी रेशियोज है, ये रेशियो इंडिकेट करेंगे कि क्या एक फर्म जो है वो लॉन्ग टर्म में, ध्यान दीजिएगा, क्या एक फर्म अपनी मतलब लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज है उनका भुगतान करने में एबल है या नहीं है। इसके अंदर कई सारी रेशियो आएगा। सबसे पहले नंबर पे जो आ रही है वो है कौन सा? डेट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? डेट अपॉन में इक्विटी। डेट के अंदर बेसिकली जो वो क्या आएगा? जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो सब आएंगे, और इक्विटी के अंदर क्या आएगा? बेसिकली जो आपका शेयर होल्डर फंड है या प्रोप्राइटरी फंड जो है वो आएगा। तो लॉन्ग टर्म डेट के अंदर बेसिकली क्या आएगा? वो सारे डेट जिनका भुगतान 1 साल के बाद में अपने को करना है उनको बोलते हैं हम लोग क्या? लॉन्ग टर्म डेट। इसके अंदर डिबेंचर हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, ये सब आएगा। तो ये रेशियो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेट एंड द शेयर होल्डर फंड में। ये इंडिकेट करता है प्रोपोर्शन ऑफ द फंड विच आर एक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म बोरोविंग
इन कंपेरिजन टू द शेयर होल्डर फंड, कि शेयर होल्डर फंड के मुकाबले में हमने कितना पैसा जो है वो उठा रखा है, कहां से, लॉन्ग टर्म लोन से। अब ये रेशियो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2:1 जो है वो होना चाहिए। 2:1 तक है तो वो अपने लिए सेफ है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया, अगर डेट का पोर्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा क्या मतलब सिचुएशन हमारे लिए थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएगी। ठीक है, अब शेयर होल्डर फंड में क्या कहता है, शेयर होल्डर फंड आ गया तो उसमें इक्विटी भी आएगा, साथ में प्रेफरेंस भी आएगा, प्लस में जितने भी रिजर्व है वो सारे आएंगे, उन सबको ऐड करना है, और अगर कोई लॉसेस है उनको क्या करना है, माइनस करना है, तो आएगा क्या, शेयर होल्डर फंड। ध्यान रखना, शेयर होल्डर फंड और इक्विटी शेयर होल्डर फंड दोनों के अंदर फर्क है। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है, लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्डर फंड की बात करें तो उसके अंदर जो है वो क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड अप्रोच देख लेना। सेकंड अप्रोच जो था डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला जो वो क्या होता है, एक्सटर्नल इक्विटी अपॉन में इंटरनल इक्विटी। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल इक्विटी अपॉन में इंटरनल इक्विटी। चलो, इसके बाद सेकंड जो है वो है आपका डेट टू टोटल फंड रेशियो। ये बताता है कि टोटल फंड जो बिजनेस के अंदर आपने एम्प्लॉय किया हुआ है, डेट प्लस में इक्विटी दोनों, तो उसके मुकाबले में जो है वो आपके जो डेट है वो कितने हैं। तो ये मैक्सिमम जो है 0.67 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.67। आपको मैंने बताया भी था कि डेट इक्विटी रेशियो जो 2:1 जो है हमारे लिए क्या सही है। इसका मतलब इक्विटी के मुकाबले में डबल, तो इक्विटी का 33 है तो डेट जो है वो अपना 66% है, तो अपने लिए क्या ओके है। तो यहां पे जो डेट टू टोटल फंड रेशियो है वो ये बताएगा कि टोटल फंड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने लगा रखा है, एम्प्लॉय किया हुआ है, उसके मुकाबले में जो है वो डेट कितना है, उसका डेट कितना प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो 0.67:1 जो है हमारे लिए क्या एडिक्वेट है, इससे कम ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा रेशियो ये नहीं बढ़ना चाहिए। तो मतलब 67% हो गया। इसके बाद था आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो क्या इंडिकेट करता है, ये बताएगा कि टोटल एसेट के मुकाबले में आपकी इक्विटी कितनी है। ये रेशियो इंडिकेट करेगा प्रोपोर्शन ऑफ द नेट एसेट फंडेड बाय द ओनर ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, फिर था डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये रेशियो बेसिकली ये बताएगा कि इंटरेस्ट का और जो डेट की इंस्टॉलमेंट्स है उनका भुगतान करने के लिए हमारे पास में कितना प्रॉफिट जो है वो क्या है अवेलेबल है, कितने कैश फ्लो हमारे पास में क्या है अवेलेबल है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर द डेट सर्विस अपॉन में इंटरेस्ट प्लस में इंस्टॉलमेंट ऑफ डेट। ठीक है जी, फिर था कैपिटल गेयरिंग रेशियो। कैपिटल गेयरिंग रेशियो जो है वो क्या, ये रिलेशनशिप मेंटेन करता है किसके बीच में, इक्विटी कैपिटल एंड फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल के अंदर आपके डेट भी आएंगे और साथ में आपका प्रेफरेंस भी आएगा, क्योंकि प्रेफरेंस के ऊपर भी आपको फिक्स रेट से डिविडेंड का भुगतान करना पड़ता है। तो कैपिटल गेयरिंग रेशियो बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस में जो भी आपके सरप्लसेस है उन सबको जोड़ लो और डिवाइड करेंगे इसको किससे, आपके फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल से। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में डिवेंचर प्लस में लॉन्ग टर्म लोन, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अगर अमाउंट जो है फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल का अगर वो ज्यादा है किससे, इक्विटी शेयर कैपिटल से, ठीक है, इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस मतलब शेयर होल्डर फंड से अगर वो ज्यादा है तो वो उसको बोलेंगे हाई कैपिटल गियरिंग, और अगर ये उससे कम है तो उसको बोलेंगे लो कैपिटल गियरिंग। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और हाई कैपिटल गियरिंग जो है वो क्या रहता है आपका, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जनरली डेट का जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, कम होता है, तो इसलिए हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, कम, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो जी आगे, नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो इसको डेट सर्विस कवरेज डेट सर्विस रेशियो भी बोलते हैं। ये बताएगा बेसिकली कि इंटरेस्ट का भुगतान करने के लिए, मतलब जो भी आपके लॉन्ग टर्म डेट्स है उनके ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट का खर्चा जो आपका हो गया उसका भुगतान करने के लिए कितना नेट प्रॉफिट आपके पास में क्या है अवेलेबल है। फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है जी, अब तो ये रेशियो का इंडिकेट करते हैं, सिग्निफिकेंस में देख लो। ये रेशियो जो है वो इंडिकेट करेगा हाउ मेनी टाइम, कितने गुना, कितने टाइम्स द इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर। इंटरेस्ट चार्जेस आप कवर कर सकते हो बाय किससे, बाय प्रॉफिट अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट चार्जेस। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 6 से 7 टाइम जो है वो अपने लिए क्या होता है, सफिशिएंट होता है। आगे जितना ज्यादा तो उतना बढ़िया ही है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। 6 से 7 टाइम अगर है तो बढ़िया है, अगर उससे ज्यादा है, 10 गुना हो गया, 12 गुना हो गया, 12 टाइम्स हो गया, 13 टाइम्स हो गया, तो उतना बेटर पोजीशन रहेगा। उससे कम होगा तो बेकार पोजीशन हो जाएगा। आगे फिर रहेगा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो। यहां पे ये बेसिकली ये रेशियो ये इंडिकेट करती है कि जो रिसोर्सेज आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय किए हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। तो ये मेजर करता है हाउ वेल द रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ द कंसर्न आर बीइंग यूटिलाइज। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो हमने पढ़ा था वो था कौन सा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बताता है बेसिकली कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी बार इन्वेंट्री जो है वो उसका क्या होता है, टर्नओवर होता है, कितनी बार इन्वेंट्री जो है अपने बिजनेस के अंदर परचेज की जाती है। तो इस रेशियो को हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो ये रेशियो इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड द एवरेज स्टॉक केप्ट ड्यूरिंग दैट
ईयर। तो फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2 करके। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो है वो दो तरीके हैं। ऑप्शन 1 तो ये है कि ओपनिंग स्टॉक में जितने ओपनिंग स्टॉक ले लो प्लस परचेज प्लस जितने भी आपके डायरेक्ट नेचर खर्चा उन सबको जोड़ के माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। एक तो ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है कि नेट सेल में से अगर आप जीपी को क्या कर दो माइनस कर दो तो आएगा क्या आपका COGS, बोलते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है, ये रेशियो शो करता है स्पीड विद विच द स्टॉक इज रोटेट इनटू सेल, कि जो आपका स्टॉक है वो कितनी बार सेल्स में जो है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। नंबर ऑफ टाइम की स्टॉक जो है वो आपके सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता है वो बताएगा कौन आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जितना ज्यादा रहेगा उतना पोजीशन का रहेगा अच्छा रहेगा, ठीक है। सेकंड आएगा डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो बेसिकली आपको ये बताएगा कि कितनी जल्दी आपको जो है, कितनी बार साल में कितनी बार आपको जो है अपने डेटर से पैसा रिसीव होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज डेटर प्लस में एवरेज BR, ठीक है जी। ये रेशियो इंडिकेट करेगा रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल में और एवरेज डेटर में, ठीक है। BR को हम ऐड करेंगे किसमें, डेटर के अंदर, ये बात ध्यान रखना। और एवरेज डेटर, एवरेज जो डेटर आएगा वो कैसे आएगा, ओपनिंग डेटर एंड BR प्लस क्लोजिंग डेटर एंड BR अपॉन में 2 करके, ठीक है। व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो उसको हम यहां से माइनस नहीं करते, ये बात ध्यान रखना कि प्रोविजन फॉर बैड डेट को यहां से माइनस नहीं करेंगे। अगर क्रेडिट सेल का अमाउंट गिवन नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि जो सेल फिगर दे रखा है वही क्या है, अपना क्रेडिट सेल है, ठीक है। ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है, ये रेशियो इंडिकेट करेगा स्पीड विद विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर, कितनी बार अपने को डेटर से जो पैसा रिसीव होता है। तो ये बताएगा कौन आपको, डेटर टर्नओवर रेशियो। ये भी निकलेगा किसमें, टाइम्स में। फिर आएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड बेसिकली ये बताता है कि कितने दिनों में अपने को अपने डेटर से पैसा रिसीव होता है, वो बताएगा कौन, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये कैसे निकलेगा, 365 डेज में निकाला है 365, मंथ में निकालना है तो आपका 12, और अगर वीक में निकालना है तो आएगा ऊपर 52, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो डेटर टर्नओवर रेशियो से, तो ये बताएगा कितने दिनों के अंदर इट इंडिकेट द टाइम विद इन विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर एंड BR, ठीक है जी। तो जितना ये आपका वो रहेगा, कम रहेगा, उतना अपनी पोजीशन क्या है, बड़ी है। तो बोलते हैं ये रेशियो इंडिकेट करेगा टाइम इन विच द कस्टमर आर पेइंग फॉर द क्रेडिट सेल। इंक्रीजिंग दिस रेशियो, अगर ये रेशियो बढ़ता है तो हमारा उतना पैसा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। तो जितना आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या रहेगा, छोटा रहेगा, उतना सिचुएशन बहुत ही क्या है, अच्छी है। आगे फिर आएगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है वो इंडिकेट करेगा रिलेशनशिप बिटवीन द क्रेडिट परचेज एंड द एवरेज क्रेडिटर। ये बताएगा बेसिकली कितने दिनों के अंदर जो है हम लोग जो वो अपने मतलब हम जो क्रेडिटर्स हैं तो वो कितनी बार रोटेट होते हैं, उनको कितनी बार हम पेमेंट करते हैं बेसिकली, ठीक है। इफ क्रेडिट परचेज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो यहां पे हम लोग टोटल परचेज का फिगर लेके चलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में अकाउंट पेबल। ये रेशियो इंडिकेट करता है स्पीड विद विच द अमाउंट इज पेड बीइंग पेड टू द क्रेडिटर, कितने दिनों में हम लोग मतलब कितनी बार हम लोग जो अपने क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं वो बताएगा कौन, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। इसके बाद आएगा आपका एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड हम कैसे निकालते हैं कि ये बताएगा बेसिकली कितने दिनों में, अगर दिनों में लेना तो 365, मंथ में लेना तो ऊपर 12 आएगा, और अगर वीक में लेना तो ऊपर 52 आएगा, ठीक है। तो ये बताएगा बेसिकली इंडिकेट करेगा पीरियड विच इज नॉर्मली टेकन बाय द फर्म टू मेक द पेमेंट टू इट्स क्रेडिटर। तो अपने क्रेडिटर का पेमेंट करने के लिए हम कितने दिन लेते हैं, या कितने हफ्ते लेते हैं, या कितने महीने लेते हैं, ठीक है। जितना रेशियो कम रहेगा उतना अपनी पोजीशन क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि हम टाइमली बेसिस पे अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद आएगा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स ये जो टर्नओवर रेशियो है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, तो ये बताएगा बेसिकली क्या कि फिक्स एसेट के बढ़ाने या घटाने का हमारी सेल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर आप फिक्स एसेट को बढ़ाओगे, आप खुद बताओ तो क्या होगा, तो सर सेल अपना जनरली बढ़ना चाहिए। फिक्स एसेट को कम करोगे तो सेल भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहां पे सेल की जगह हम लोग जो फिगर लेके चलेंगे कंपैरिजन करने के लिए, वो क्या लेके चलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने क्या लिखा, ये रेशियो बताता है कि फिक्स एसेट के बढ़ाने या घटाने का अपने सेल्स पर जो वो क्या इंपैक्ट पड़ता है, बट कंपैरिजन में सेल्स वैल्यू की जगह हम क्या लेके चलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके चलेंगे। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में नेट फिक्स्ड एसेट, ठीक है। इसके बाद में अगला जो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला जो है वो क्या हमने पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बताएगा, ये रेशियो जो है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे करंट एसेट जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ये रेशियो इंडिकेट करेगा कि कितने इफेक्टिव तरीके से जो है वर्किंग कैपिटल को आप यूज करते हो अपनी सेल को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। आगे इसके अलावा कुछ और रेशियो थे। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में करंट एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में टोटल एसेट। कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड,
ठीक है। इसके बाद आखिरी जो रेशियो था वो था अपना कौन सा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, या इसको इनकम रेशियो भी बोलते हैं। इस देखो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो प्रॉफिट जो मेजरमेंट है जो एक बिजनेस की एफिशिएंसी को क्या करता है, डिपिक्ट करता है, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसको हम क्यों निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालने के पीछे हमारा जो एम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये चेक करना, क्या चेक करना कि क्या एक फर्म जो वो एडिक्वेट प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है। दूसरा अपना जीपीए एनपी का क्या रेट चल रहा है, ये निकालने के लिए हम लोग जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं। आगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकल के आ रही है फर्म का, इसके लिए हम जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम कंप्यूट करते हैं। इसके बाद प्रोप्राइटरी शेयर होल्डर फंड के ऊपर क्या रिटर्न निकल के आ रही है, मतलब शेयर होल्डर जो पैसा लगा रहा है उसके ऊपर अपनी क्या रिटर्न निकल के आई है, उसके लिए हम लोग जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कंप्यूट करते हैं। और अर्निंग पर शेयर क्या निकल के आया, तो इसके लिए हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को यूज करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो जो है वो है कौन सा, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो बेसिकली इंडिकेट करेगा कि सेल के मुकाबले में अपना जो जीपी है वो कितना है। फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीपी अपॉन में नेट सेल इनटू में 100। ये रेशियो शो करेगा रिलेशनशिप बिटवीन जीपी एंड द सेल में। अब जितना ये रेशियो हायर रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। जितना ग्रोस प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा रहेगा उतना ही पोजीशन क्या, उतना हमारे लिए जो है वो फेवरेबल पोजीशन है। इसके बाद आएगा एनपी रेशियो। एनपी रेशियो शो करेगा कि अपने सेल के मुकाबले में हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल इनटू में 100, ठीक है जी। तो ये है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। अब अगर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो उसके लिए पहले आपने को जो है वो ऊपर क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट की जगह नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। और जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है, जब आप ग्रोस प्रॉफिट में से अगर आप माइनस करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, लाइक ऑफिस एक्सपेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्काउंट बैड डेट, इनको, तो फिर क्या निकल के आएगा आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर आप उसको डिवाइड करेंगे किससे, नेट सेल से, तो निकल के आएगा क्या आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। और नेट सेल कैसे निकलता है, ग्रोस सेल में से माइनस करते हो क्या सेल्स रिटर्न को, तो निकलेगा क्या नेट सेल, ठीक है। तो ये रेशियो जो है वो इंडिकेट करता है क्या, रेट ऑफ नेट प्रॉफिट अर्न ऑन द सेल। जितना ही ज्यादा रहेगा उतना पोजीशन अच्छा रहेगा। इसके बाद में ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली ये बताएगा कि कितना खर्चा नेट सेल के मुकाबले में अपना कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, वो बताएगा कौन, ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू में 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, तो बता रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर आप जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ दो तो वो आएगा क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो जितना ये रेशियो कम रहेगा उतना पोजीशन क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो लोअर द ऑपरेटिंग रेशियो बेटर पोजीशन इट इज, ओके। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऑपरेटिंग रेशियो और एक तो होता है ऑपरेटिंग रेशियो और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ये दोनों एक दूसरे से क्या इंटररिलेटेड है। टोटल जो रहेगा इन दोनों का वो क्या रहेगा, 100 रहेगा। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 80% है तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो कितना 20 है, क्योंकि अगर टोटल सेल जो है वो कितनी है 100 है, तो उसमें अगर ऑपरेटिंग रेशियो खर्चा जो है अगर 80 है तो फिर प्रॉफिट कितना होगा आपका 20 होगा, ठीक है जी। फिर आएंगे कुछ एक्सपेंस रेशियो। ये रेशियो इंडिकेट करेंगे रिलेशन बिटवीन एक्सपेंस में और सेल के अंदर, कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंस है वो सेल का कितना परसेंट है, वो बताएगा कौन आपको, एक्सपेंस रेशियो। सबसे पहले नंबर पे आया मेटेरियल कंज्यूम रेशियो। वो कैसे निकालोगे, मेटेरियल कंज्यूम जितना भी किया वो अमाउंट ऊपर ले लो अपॉन नेट सेल इनटू में 100। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, लेबर कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू में 100। कोई भी खर्चा निकालना हो तो ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, खर्चा अपॉन में नेट सेल इनटू में 100। ऑफिस अच्छा फैक्ट्री एक्सपेंस निकालो तो कैसे निकालोगे, फैक्ट्री एक्सपेंस अपॉन में नेट सेल इनटू में 100। ऊपर के ये जो तीनों खर्चे ना इनको अगर आप जोड़ लो तो इसको बोलते हैं, इन तीनों रेशियो को अगर जोड़ लेंगे तो ये बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, ठीक है ना। इसके बाद है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो निकालना, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अपॉन में नेट सेल इनटू में 100। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो निकालना तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू में 100। और नॉन ऑपरेटिंग रेशियो अगर निकालना तो क्या रहेगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू में 100, ठीक है। फिर कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकलती हैं जो किसके ऊपर बेस्ड है, आपके कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि हमने जो भी पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, जो भी कैपिटल हमने बिजनेस में लगा के उसके ऊपर हमने कितना रिटर्न कमाया। फॉर्मूला जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, ऊपर आएगा प्रॉफिट लेना है बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर डिविडेंड एंड बिफोर टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आपका सब कुछ आएगा, सब कुछ का मतलब जो भी आपके लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे वो पैसा आपका इक्विटी का है, चाहे वो डेट का है, चाहे वो प्रेफरेंस का, ये सब आएगा। तो फॉर्मूला जो रहने वाला है वो क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड टैक्स अपॉन में नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। तो ये रेशियो रिफ्लेक्ट करेगा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है तो क्या निकालो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कितना जितना पैसा हमने जितना कैपिटल हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर अपने को क्या रिटर्न निकल के आया, वो बताएगा कौन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। ये देख लेना एक बार, सारा लिखवा रखा है। फिर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, ये क्या बताएगा कि शेयर होल्डर फंड के ऊपर हमने कितना पैसा कमाया, ठीक है, वो बताएगा कौन, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड रेशियो। ये कैसे निकालोगे, ऊपर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो ले लो अपॉन में शेयर होल्डर फंड इनटू में 100। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएगा। इसके बाद में फिर आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके अंदर क्या आएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो बिजनेस के अंदर लगा हुआ है उसके ऊपर कंपनी ने क्या कमाया, तो इसमें आप क्या करोगे, ऊपर तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट
आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, और अपॉन में जो आप बेस लेके चलोगे वो क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में सारे के सारे रिजर्व और माइनस में करेंगे जो भी लॉसेज हैं। ठीक है जी। इसके बाद अर्निंग ईपीएस कैसे निकालते हो, अर्निंग पर शेयर, तो जो आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है, अर्निंग आपने अगर निकाल लिया अर्निंग पर शेयर तो वो कैसे निकलेगा, टोटल नेट प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर दो डिविडेंड जो भी है, माइनस कर लिया अपॉन में, तो वो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट जो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसको डिवाइड करते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो निकलेगा अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर निकालना तो क्या है, जो भी आपका अर्निंग है, जो भी आपकी अर्निंग आई है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसमें कितना पोर्शन आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आएगा, तो डिविडेंड पे टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आएगा डीपीएस। डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना तो कैसे निकालोगे, डिविडेंड पे आउट कि जो हमारी अर्निंग थी उसका कितना पोर्शन हम पे कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डीपी रेशियो, ठीक है ना। डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, डीपीएस अपॉन में ईपीएस इनटू में 100। फिर अर्निंग यील्ड रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अर्निंग जो है वो यील्ड हमेशा निकलती है मार्केट वैल्यू के बेस पर, मार्केट प्राइस के बेस पर, तो फॉर्मूला जो रहेगा अर्निंग यील्ड का वो क्या रहेगा, ईपीएस अपॉन में मार्केट वैल्यू इनटू में 100। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिविडेंड अपॉन में मार्केट प्राइस इनटू में 100। और पी रेशियो बेसिकली क्या बताएगा, ये बताएगा कि आपका जो प्राइस है कंपनी का जो शेयर है उसका जो प्राइस है वो उसकी अर्निंग का कितना टाइम्स है, तो वो बताएगा कौन, पी रेशियो, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, एमपीएस अपॉन में ईपीएस, मान लो एमपीएस था 100 और ईपीएस है 20, तो जो आपका पी रेशियो है प्रॉफिट, जो आपका पी रेशियो है प्राइस अर्निंग रेशियो, वो कितना आ गया, वो आ गया जी आपका 5 टाइम्स। तो पी रेशियो हमेशा जो है वो किसमें आएगा, टाइम्स के अंदर आएगा। तो बोलता है ये रेशियो जो है वो इंडिकेट करे, ये रेशियो जो है वो क्या करेगा, एक मिनट, ये रेशियो इंडिकेट करेगा हाउ मच इज टू बी इन्वेस्टेड, मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, टू गेट ईच रुपी ऑफ अर्निंग ऑन इट्स शेयर, ठीक है ना। तो आपने एक रुपए की अर्निंग कमाने के लिए अपने को कितना पैसा जो मार्केट में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या निकालते हैं, पी रेशियो। आप बस ध्यान रखना पी रेशियो का फॉर्मूला एमपीएस अपॉन में ईपीएस, मतलब प्राइस अपॉन में अर्निंग, ठीक है, प्राइस मतलब एमपीएस और अर्निंग का मतलब ईपीएस इंटू एमपीएस अपॉन में ईपीएस कर देना, और ये किसमें निकलेगा, हमेशा टाइम से निकलेगा। ओके जी सर, लो जी, ये था अपना कंप्लीट रेशियो एनालिसिस का टॉपिक। तो ये हमने लगभग 4 लेक्चर में इसके ऊपर लगाए थे, तो ये टॉपिक हमने 4 लेक्चर में कंप्लीट किया, और अब हमने इसको एक ही लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा कर लिया रिवाइज। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ हेल्प मिली है तो कमेंट करके आप अच्छा कमेंट हमको करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बैच हमारा परचेज करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो है वो कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो एक बार के लिए इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।